चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श मुझे राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए सुनिए, राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के लिए राजा मान सिंह उन्होंने अकबर के किले में तो बनवा लिया मंदिर, ये क्यों नहीं बनवा लिया? उनकी जो रानी थी अकबर का किला, रानी जोताबाई, तो भारत की धरती में नहीं सुनिए, रानी जोताबाई उस टाइम पे अकबर की महारानी हुआ करती थी, उन्हें ध्यान नहीं आया राम जन्मभूमि का? आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी। तो याद रखना, हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजी मैं ये कह रहा हूँ, करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा? भाई किले के अंदर उन्होंने मंदिर बनवा लिया। एक प्रश्न अजीत जी एक बात और सुनिए, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है, अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं, हम वो नहीं है। ये जजिया कर किसने लगाया था? हाफिज जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों को पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। मेरा नाम है एहसान अली। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, 1 मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। जी सवाल ये है कि जोधाबाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका नाम एहसान अली ना होकर के भरत कुमार होता तो क्या ये ज्यादा भारतीय हो जाते? अभी कम भारतीय हैं। नहीं, हर भारतीय है, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसको भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता का भी सम्मान करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि शरीयत के अनुसार। समय की कमी थी, नहीं तो ये बात बहुत दूर तक जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी आपका, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक मीटिंग का एहसास है तो मुझे लगता है ये हमारी विजय है, और राहुल गांधी ने स्वयं साबित किया है कि पंडित नेहरू गलत थे। 2009 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने 21 सीट्स जीते थी और उसमें से मेजॉरिटी ईस्ट यूपी से आई थी, और अभी प्रियंका जी ईस्ट यूपी को ही रिप्रेजेंट उनको इंचार्ज मिला है, तो भी आप मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है 70% जीतने का, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? प्रियंका जी 2014 में भी सक्रिय थी, 2017 में भी सक्रिय थी, वे निष्क्रिय कभी नहीं थी। हम लोग यही समस्या है अभी उन्हें मतलब ईस्ट यूपी में जो गोरखपुर और वाराणसी का जो इंचार्ज हुई है वो अभी तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैंने हम तो चाहते हैं कि गोरखपुर से आके लड़े, हम चाहते हैं लड़े। देखिए 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन योगी जी अभी गोरखपुर में, फूलपुर में, कैराना में 3 जगह बाई इलेक्शन हुए, तो वहां तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कॉम्बिनेशन काम कर गया। देखिए वह तात्कालिक परिस्थितियों में हुआ चुनाव था। 1% वोट से गठबंधन ने गोरखपुर में, 1% से भी कम वोट में, आधा % वोट से, इसी प्रकार से कैराना में 1% वोट से और लगभग 2% वोट से उसने फूलपुर में वो किया। स्थानीय कुछ परिस्थितियां होती हैं उपचुनाव में। 2017 के पहले के जितने भी उपचुनाव प्रदेश के अंदर हुए थे, लगभग 13 उपचुनाव हुए थे, 13 में से 10 में समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 में बीजेपी जीती थी। लेकिन 2017 के में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी दहाई तक सीमित हो गई थी। उसी प्रकार से अभी आप देखना, लोकसभा के 2019 के इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन की पूरी आहट शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक रणकौशल भारतीय जनता पार्टी को
बेहतरीन स्थिति में लेके जाएगा। थोड़े से इल्जाम और भी बाकी हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल आपका एक और बात। कोलकाता में 22 पार्टियां इकट्ठी हो गई और सबका एक ही ध्येय है, मोदी को हटाना है। इनका नेता कौन है? वहां तो सभी नेता थे। आज कौन है? मायावती जी हैं या अखिलेश जी हैं? उसके अब बाद इनमें से तो मायावती जी बनेंगी, वही सबसे बड़ी लीडर है, हाथी पे सवार। ये वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले लोकसभा चुनाव में। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये सपा बसपा के गठबंधन से चिंता में पड़ गए हैं। सारी देश में ये बात हो रही है, ये बुआ जी और बबुआ जी इकट्ठे हो गए हैं और योगी जी परेशान हो गए हैं, चिंता में पड़ गए हैं। देखिए, हम लोग परेशान नहीं हैं और परेशानी का कोई कारण भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता इस बात को जानता है, गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, यह गठबंधन अराजकता का गठबंधन है, यह गठबंधन प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला गठबंधन है, यह गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। इस गठबंधन को प्रदेश के अंदर अकेले अकेले शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, गठबंधन के रूप में भी शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया? यही उत्तर प्रदेश है ना, जिस उत्तर प्रदेश में 1995 में सपा बसपा के गठबंधन के अंदर स्टेट गेस्ट हाउस का कांड हुआ था। यही समाजवादी पार्टी की सरकार और ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसमें थाने तहसीलें इस सब की नीलामी होती थी। प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, प्रदेश का विकास एकदम बंद हो चुका था, कोई भी योजनाएं वास्तविक धरातल पर नहीं पहुंचती थी। इसलिए प्रदेश की जनता इन सब चीजों को अच्छी तरह जानती है। अब देखिए, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार हो चुका है और अच्छा हुआ। हम तो चाहते थे कि केवल सपा बसपा ही नहीं बल्कि उसमें ये सबका हो जाता ना, सपा भी बसपा भी और कांग्रेस भी उस गठबंधन में एक साथ शामिल होती तो सबको एक साथ निपटा दिया गया होता। देखिए, आप तो मैथ्स के विद्यार्थी रहे, गणित में आपको महारत हासिल है, एमएससी किया आपने, तो गणित देखें तो उत्तर प्रदेश में 22% दलित हैं, 45% अन्य पिछड़े वर्ग हैं, 19% मुसलमान हैं। तो अखिलेश यादव को, मायावती जी को लगता है कि ये सारे तो उनके पास वोट आ जाएंगे। देखिए, ये मानना कि दलित बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि उनका अपमान होगा। मेजॉरिटी बीजेपी के साथ 2017 में भी थी, 2014 में भी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 1.25 वर्ष के दौरान 18 लाख परिवारों के आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया। 94 लाख परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शासन की योजनाओं को समाज में बिना भेदभाव के जिस प्रतिबद्धता के साथ उन तक पहुंचाया गया है। यह वही तबका है जो वंचित था, शासन की योजनाओं से बुरी तरह उन योजनाएं उस तक पहुंचती ही नहीं थी। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है आयुष्मान भारत में, और 55 लाख लोगों को जो छूटे हुए थे उन्हें हम प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से दे रहे हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को राशन कार्ड, जिसमें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के, जिसमें 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रदेश की सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर जिन योजनाओं को कभी उन लोगों तक पहुंचाया नहीं गया था,
उन योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, इनके लोग कोई भी नियुक्ति निकलती थी झोला लेकर के निकलते थे और वसूली अभियान चलता था इनका। थाने तहसीलें इनकी बिकती थी, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज विगत पौने 2 वर्ष के अंदर 2.25 लाख हम लोगों ने नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी। एक भी नौकरी पर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और हमने पहले इस बात का ऐलान किया था कि अगर नौकरी के नाम पर कहीं वसूली होगी, उस व्यक्ति को न केवल जेल भेजेंगे, उसकी पूरी संपत्ति को भी हम जब्त करेंगे, जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। और पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया गया। जहां कहीं शिकायत मिली, पूरी दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया गया। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, एनआरआई जो अपना समिट था अभी वाराणसी में, इसमें मैं यानी एक ऐसा परिवार आगरा से वहां मुझे मिला, उसने कहा कि साहब मैं आपको इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं गांव में जब भी आता था मेरा भतीजा कहता था कुछ पैसे की व्यवस्था करा दीजिए। किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा साहब क्योंकि उसको नौकरी के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मैं 2 साल के बाद गांव गया। गांव में जब गया इस बात को लेकर के कि इस बार उसको हम पैसे देंगे और कहीं नौकरी उसकी लग जाएगी, तो मैंने बुलाया अपने भतीजे को कि भाई परिवार को, उनकी मां आई थी तो मैंने बुलाया कि भाई कहां भतीजा, उसको बुलाओ। तो उन्होंने कहा साहब वो तो ट्रेनिंग में गया है। हमने पूछा कौन सी ट्रेनिंग? कहा तो पुलिस में भर्ती हो गया है। तो हमने कहा पैसा कहां से आया? कहा साहब अब पैसा नहीं लगता, अब तो बिना पैसे के ही भर्ती हो रही है। ये परिवर्तन यूपी में हुआ है। कौन लोग हैं? वह जो नौजवान है वह कोई और नहीं, वह दलित समुदाय से है। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है। बहुत सारे लोगों ने कहा शारीरिक शिक्षक, उनकी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, वो पेंडिंग है। पुलिस में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, वो पेंडिंग है। और सरकार कोर्ट खेल रही है उनके साथ। देखिए कोर्ट में नहीं, समस्या क्या है, हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिर कुछ लोगों ने न्यायालय में उसको चैलेंज किया है। वह रिजल्ट्स अभी 28 तारीख को आना था, कोर्ट ने 28 तक रोक लगाई है। 27-28 को हम लोगों ने 50,000 पुलिस की नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं। कल ही हमने 30,000 पुलिस की जो भर्ती हुई थी उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है, उनको अपनी सेवा में ले लिया है। 50,000 की हमारी भर्ती की प्रक्रिया 27-28 जनवरी को होने जा रही है। ऐसे ही अलग अलग विभागों की नियुक्तियां निकल रही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पर एक भी भर्ती में कोई पैसा नहीं। ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इन भर्तियों की प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में क्या संभव हो पाता था? नहीं। देखिए मेजॉरिटी, चाहे वह SC ST का हो, OBC का हो या जनरल वोटर्स का हो, यह बीजेपी के साथ आएगा। और बीजेपी इस पूरी लड़ाई को, अगर आप पूरे कॉम्बिनेशन को देखें, समाजवादी पार्टी जिस वोट की मदद से आगे बढ़ना चाहती है वो कौन सा है हर व्यक्ति जानता है। कुल वोटर कितना है आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मुश्किल से वो 7 से 8% होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके दम पर आगे बढ़ रही है वह कुल 9% बैठता है, 8 से 9% वो वोटर है। इसके अलावा अन्य वोटर्स जो आप कर भी लें, सबको ले लेंगे तो यह 30 से ऊपर नहीं जाता है। सपा बसपा का गठबंधन 30% वोट लेकर के कितनी लड़ाई को फेस कर पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 70% वोटर्स होगा। वह वोटर के मुकाबले ये लोग कहां ठहर पाएंगे आप स्वयं अनुमान करेंगे। ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी। अगर इतना आपने काम किया, इतनी पॉपुलैरिटी है, 70% वोटर आपके साथ है, तो फिर ये 10% रिजर्वेशन क्यों किया? देखिए सामान्य वर्ग के लोगों, सामान्य आर्थिक आधार पर जो एक मांग चली आ रही थी आजादी के बाद, हमारा एक स्लोगन था 2013 में आदरणीय मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, सबका साथ और सबका विकास। समाज की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ करके समान अवसर दिए जाएं। 10% यह उस सभी तबके के, इसमें हर तबके का व्यक्ति आता है, इसमें जाति मत मजहब संप्रदाय नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से विपन्न है उसको न केवल सरकारी सेवाओं में, अपितु हमने तो उसको शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की है और इसके लिए 25% सीटें बढ़ा दी है। हर जगह बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। तो यह कार्य तो अतिरिक्त है,
ये तो बोनस है समाज के लिए, और ये बोनस मोदी जी ने दिया है। लोगों को इसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसी पर नाराज होकर मायावती जी और अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं, वो कहते हैं हमारे तो एलाइज बहुत सारे हैं, लेकिन योगी जी का और मोदी जी का एलाइज सीबीआई है, उनके ऊपर सीबीआई छोड़ दिया आपने। देखिए, हमने नहीं छोड़ा है। देखिए, ये सब कार्य तो इन लोगों के जो काले कारनामे हैं, आप बताएं, खनन का इनके समय में कुल 1200 से 1300 करोड़ की रॉयल्टी खनन की मिलती थी। आज प्रदेश को खनन की रॉयल्टी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही है। इनके समय में एक्साइज की कुल वो जो एक्साइज में जो प्रदेश सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता था वो 13,000 करोड़ मिलता था। आज उत्तर प्रदेश को 29,000 करोड़ रुपए का इसका सीधे सीधे रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है। आप गोमती रिवर फ्रंट का देखेंगे, गोमती रिवर फ्रंट की जो पहले पीपीआर तैयार हुई थी